गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग दिस इज अंकिता अरोरा बैक विथ एएमए. Let us start with 63. Question number 63, a very easy question indeed. Here it has been said that in its round of talk with representatives of trade union, मैक्सिमा लिमिटेड एक कंपनी है. मैक्सिमा लिमिटेड कंपनी के पास डिमांड आती है. यूनियन कहता है कि इंक्रीज करें 15% वेज रेट. आवरली वेज रेट है, आवर्स बेसिस पे हम वेजेस दे रहे हैं एंड द यूनियन इज डिमांडिंग to increase this at 15% in response to management of in response to a management offer of 5%. मैनेजमेंट कहता है हम 5% इंक्रीज करेंगे, लेकिन यूनियन कहती है नहीं, हमें कितना चाहिए, 15% हाइक चाहिए. Management is most reluctant to agree to such a demand but is willing to consider making an increased offer provided that influences productivity. देखा जाए तो मैनेजमेंट नहीं चाहता ऐसा कोई ऑफर करना, लेकिन हाँ वो ये बोलते हैं कि बट इज विलिंग टू कंसिडर मेकिंग एन इंक्रीज्ड ऑफर प्रोवाइडेड, हाँ लेकिन 5% से ज़्यादा देने का सोच रहे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए. सजेशन इज टू ऑफर 5%. अब उनका सजेशन है, जो हमारा मैनेजमेंट कहता है हम देखो 15% तो नहीं देंगे पर हाँ 5% से ऊपर दे सकते हैं, ताकि क्या होगा, उन्हें लगेगा भी सामने वाले को कि ज़्यादा बना है, ज़्यादा हमारा बढ़ा दिया है वेजेस और साथ में प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज. मैनेजमेंट कहता है देखो 5% तो हम आर्ली रेट पे आपका इंक्रीज करते हैं, साथ में 0.15 मतलब 15 पैसा एवरी स्टैंडर्ड आवर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. जितना आउटपुट ऑफ एक स्टैंडर्ड आवर में प्रोड्यूस करोगे, हर आउटपुट का, हर यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ है उस पर अलग से 15 पैसा मिलेगा. अगर ये एग्री होता है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 10% विद इन द बजटेड आवर. जो बजटेड आवर है उसी में ही प्रोडक्शन हमारा कितना परसेंट बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज बाय 10%. इन ऑर्डर टू सेल इंक्रीज्ड आउटपुट, और ये जो इंक्रीज्ड आउटपुट है इसे सेल करना है तो क्या करना होगा, देयर वुड बी अ रिडक्शन ऑफ 2.5% इन सेल्स प्राइस. सेल्स प्राइस 2.5% रिड्यूस की जाएगी. बजट दे के रखा है हमें, बजट दिया है एक्सक्लूडिंग वेजेस एंड सेल इंक्रीज. अभी सेल इंक्रीज यहाँ कंसिडर नहीं किया है. कहते हैं सेल 15 लाख यूनिट्स है. डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड, that is 5% on turnover. फिक्स सेल्स ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल एंड फिक्स दिया है एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स दिया है, एंड दैट कम्स द प्रॉफिट ऑफ 4 लाख. वर्क आउट ऑल्ट्रेशन इन बजट, वो बोलते हैं कुछ चीज़ें हमें चाहिए, कुछ अल्ट्रेशन जो जो बजट में होना है वो आप करो और बताओ. अगर ट्रेड डिमांड का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, इफ़ द ट्रेड यूनियन डिमांड, ट्रेड यूनियन की डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाएगी तो बजट के चेंजेस क्या हैं. एंड अगर मैनेजमेंट का प्रपोजल जो है वेजेस इंक्रीज करने का, दैट इज़ लिंक टू द प्रोडक्टिविटी, अगर उसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो आगे जाता है, तो फिर ऑल्ट्रेशन इन बजट क्या होगा. इसके साथ वर्क आउट द minimum output necessary for management's proposal to be more rewarding to labor force than 15% wage increase. यहाँ बोलते हैं मिनिमम आउटपुट नेसेसरी कितना होगा, कितना मिनिमम आउटपुट चाहिए ही चाहिए मैनेजमेंट को टू बी मोर रिवॉर्डिंग. मैनेजमेंट का प्रपोजल ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा सही रहे, उसके लिए मिनिमम आउटपुट कितना चाहिए इन कंपैरिजन टू रिवॉर्डिंग टू लेबर फोर्स देन 15. लेबर फोर्स को ये जो 15% है, ये ऐसा लगे कि नहीं यार हम 15% जो मान रहे हैं उसमें इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना बेनिफिट मैनेजमेंट के प्रपोजल में होगा. तो वो मैनेजमेंट का जो प्रपोजल है उसमें आउटपुट पे भी क्या है, वेजेस मिलेगी, आउटपुट पे भी रिवॉर्ड मिलेगा. तो वो आउटपुट कितना होना चाहिए कि लेबर सोचे कि 15% हाइक की जगह ये मैनेजमेंट का प्रपोजल ज़्यादा सही है. ठीक है, तो आउटपुट कितना होना चाहिए.
तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं बजट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड यूनियन डिमांड। ट्रेड यूनियन की डिमांड एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन की डिमांड एक्सेप्ट करने के बाद क्या आता है, सबसे पहले सेल्स 15 लाख यूनिट। सेल्स अभी कितना है, 15 लाख यूनिट है, एंड ट्रेड यूनियन की डिमांड एक्सेप्ट कर भी ली है, तो भी क्या होगा, एक्सेप्टेंस के बाद भी इंक्रीमेंट नहीं आएगा किसमें, प्रोडक्टिविटी में, तो यहाँ वही की वही सेल्स है। डायरेक्ट मटेरियल उतना ही होगा, वेरिएबल सेल्स ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेम रहेंगे, यहाँ कोई चेंज नहीं है। चेंज आएगा सिर्फ डायरेक्ट वेज में, किस में चेंज आएगा, ओनली इन डायरेक्ट वेजेस चेंज आएगा। अभी डायरेक्ट वेजेस 18 लाख है और इसे 15% इंक्रीज करेंगे, तो ये नया क्या हो जाएगा, बजट। फिक्स्ड एक्सपेंस सिमिलर रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा फिक्स्ड एक्सपेंस में, तो यहाँ प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 1,30,000। प्रॉफिट वुड बी 1,30,000। देन आता है रिवाइज्ड बजट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट प्रपोजल। मैनेजमेंट के प्रपोजल के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, कितनी इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी, मैनेजमेंट कहता है अगर इसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो प्रोडक्टिविटी 10% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो 10% हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट करके देखें, तो 10% इंक्रीमेंट 15 लाख है, 15 लाख का 10% आप इंक्रीज करेंगे तो यू विल गेट 16,50,000। बट ड्यू टू दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी प्राइस का रिडक्शन होगा 2.5% से, तो प्राइस रिड्यूस किया, तो दिस इज द न्यू सेल्स। जब सेल्स यहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तो डायरेक्ट मटेरियल भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, डायरेक्ट मटेरियल भी इंक्रीज होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल पहले 12 लाख था, जब 15 लाख यूनिट्स थी, तो पर यूनिट का आप प्राइस निकाल सकते हो। 15 लाख यूनिट्स पे 12 लाख है, तो 16,50,000 यूनिट्स पे कितना डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, 15 लाख पे कितना है, 12 लाख है, तो 16,50,000 पे डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा, दैट यू कैन कैलकुलेट, या फिर पर यूनिट निकाल लिया। वेजेस कितनी है, वेजेस 5% इंक्रीज की जाएगी, और साथ में जितना आउटपुट निकला है उस पर 15 पैसे से क्या दिया जाएगा, 15 पैसे का दिया जाएगा हाइक। ठीक है, देन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्शन बढ़ा है 10%, तो बट ऑब्वियस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 10%. Variable sales overhead is 5% of turnover. Now the turnover is 64,35,000. So it will be 5% of 64,35,000. Variable distribution overhead was 1 lakh here. ठीक है, 10% अगर प्रोडक्शन बढ़ा है तो 10% से डिस्ट्रीब्यूशन हेड भी क्या करा है, ओवरहेड भी इंक्रीज किया। Fixed cost will remain the same. Overall total is 19 lakh for the fixed cost. जो यहाँ पे कितना था, 6,789, यहाँ 19 lakh था, यहाँ पे भी एक साथ 19 lakh लिख दिया. The profit is this. Now प्रॉफिट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के प्रपोजल में ज़्यादा है, प्रॉफिट कहाँ है, मैनेजमेंट के प्रपोजल में ज़्यादा है। अब यहाँ पे मिनिमम आउटपुट नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट्स प्रपोजल फॉर टू बी मोर रिवॉर्डिंग टू लेबर देन 15%। अब हमें ये निकालना है मिनिमम प्रोडक्शन कितना हो कि लेबर के लिए बेनिफिशियल ये हो कि वो मैनेजमेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो मैनेजमेंट का प्रपोजल क्या है, मैनेजमेंट का प्रपोजल 5% इंक्रीमेंट करने का है। मैनेजमेंट का प्रपोजल क्या है, हम 5% इंक्रीमेंट करेंगे, तो 18 लाख था, 18 लाख से हो जाएगा वो 5% इंक्रीमेंट होके 18,90,000। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मिनट, तो ये हो जाएगा 18,90,000, और यहाँ पे 15% बोल रहा है लेबर, तो वो चाहता है 20,70,000। ठीक है, तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट यूजिंग डी कैलसी दैट 5% इंक्रीमेंट ऑन 18 लाख एंड 15% इंक्रीमेंट विल बी दिस। डिफरेंस कितना है, इतना डिफरेंस कितना है, 1,80,000 का क्या है डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ व्हाट, 1,80,000।
अब ये 1,80,000 में आउटपुट कितना होना चाहिए, तो वी हैव टू डिवाइड इट, यहाँ नहीं दिया है बट हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है उससे डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, 18 लाख, यहाँ पे आउटपुट पूछा है, सॉरी क्या पूछा है यहाँ पे, दे हैव आस्क्ड अस अबाउट द आउटपुट, उन्होंने आउटपुट के बारे में हमसे, सो यहाँ पे क्या है 1,80,000। अब यहाँ पे बोला था ये जो आउटपुट है, यहाँ पे जो आउटपुट है ये बनता है स्टैंडर्ड आवर्स में, ये क्या बनेगा, स्टैंडर्ड आवर्स में बनेगा। तो हमने यहाँ पर प्रिज्यूम किया कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट डिनोट्स 1 स्टैंडर्ड आवर ऑफ आउटपुट। 1 स्टैंडर्ड आवर में मतलब एक आवर में कितना बना रहे, वो 1 यूनिट बना रहे, ऐसा प्रिजम्पशन लिया गया है यहाँ। तो प्रिजम्पशन के बेसिस पे डिजायर्ड आउटपुट फिर कितना होगा, 1,80,000। प्रिजम्पशन के बेसिस पे जो डिजायर्ड आउटपुट है वो कितना होगा, 1,80,000। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर, योर क्वेश्चन नंबर 63। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 64। सो 64 है, मार्वलस मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कौन, मार्वलस मैन्युफैक्चरर। ठीक है, कंपनीज एनुअल नॉर्मल प्रोडक्शन, कंपनी का साल भर का जो नॉर्मल प्रोडक्शन है दैट इज 5 लाख यूनिट ऑफ आउटपुट। कितना है, 5 लाख यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑन अ सिंगल शिफ्ट। एक सिंगल शिफ्ट में 5 लाख यूनिट साल भर के बन जाते हैं, जहाँ पे 8 घंटे एक दिन में काम किया जाता है, जहाँ पे एक दिन में कितना, 8 आवर्स का काम किया जाता है, राइट। In terms of standard input of 1 lakh direct labor hour, इन 5 लाख यूनिट्स को बनाने के लिए 1 लाख डायरेक्ट लेबर आवर लगते हैं। इन्हें बनाने के लिए कितने लगते हैं, 1 लाख डायरेक्ट लेबर आवर्स। लास्ट ईयर्स इनकम स्टेटमेंट इज गिवन बिलो, लास्ट ईयर की जो इनकम स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, सेल हुआ 7 लाख यूनिट्स का 2.5 रुपीज के अकॉर्डिंग। Variable expenses has been given, direct labor has been given, overtime premium, miscellaneous and margin, fixed expense and net income has been given. कहते हैं एनुअल प्रोडक्शन 5 लाख है, सिंगल शिफ्ट है, 8 आवर्स काम करते हैं और 1 लाख डायरेक्ट लेबर आवर यहाँ पे एज एन इनपुट लगता है। लास्ट ईयर का इनकम स्टेटमेंट जहाँ ओवर टाइम प्रीमियम है, इसका मतलब यहाँ पे ओवर टाइम करवाया गया है। Management is concerned about the overtime working done last year. Overtime is paid at double the normal rate. जो normal rate था उसके ऊपर हमने डबल पे किया है, उसके मतलब डबल पेमेंट किया है overtime का, and wants to investigate the possibility of second shift. Management बोला एक काम करते हैं, ओवर टाइम में हम डबल रेट से पेमेंट कर रहे हैं, उससे अच्छा हम एक बार सेकेंड शिफ्ट का क्या होता है, कैसे होता है वो देख लें। सेकेंड शिफ्ट अगर सस्ती पड़ रही है तो वो ले लेंगे, ठीक है। नाउ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट एस्टिमेट करते हैं सेकेंड शिफ्ट वुड इंक्रीज कॉस्ट एज फॉलो। कॉस्ट अकाउंटेंट कहते हैं सेकेंड शिफ्ट से कुछ कॉस्ट इंक्रीज होगी, वो क्या होगी, एडिशनल फैक्ट्री सुपरविजन। फैक्ट्री सुपरविजन 30,000 पर एनम इंक्रीज होगा। नाइट शिफ्ट अलाउंस देना होगा 60 पैसा पर डायरेक्ट लेबर आवर एंड इंक्रीज इन सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 40,500। 40,500 एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी के कॉस्ट इंक्रीज होंगे, 60 पैसा पर डायरेक्ट लेबर आवर इंक्रीज होगा नाइट शिफ्ट का, एंड एडिशनल फैक्ट्री सुपरविजन 30,000 पर एनम होगा। कितना होगा, 30,000 पर एनम। मैनेजमेंट रिक्वायर्स यू एज देयर कंसल्टेंट, मैनेजमेंट रिक्वायर्स यू एज देयर कंसल्टेंट टू आंसर दिस क्वेश्चंस। अब मैनेजमेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, बोल सो हियर द मैनेजमेंट रिक्वायर्स कि अगर हम ओवर टाइम की जगह
इंस्टेड ऑफ वर्किंग ओवर टाइम सेकेंड शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेंगे एट द बिगनिंग ऑफ लास्ट ईयर इटसेल्फ। लास्ट ईयर जो है उसमें अगर बिगनिंग में ही हमने क्या किया होता, सेकेंड शिफ्ट इंट्रोड्यूस की होती, तो क्या प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा होता, एंड अगर ऐसा है तो कितना। पिछले साल में ही आप क्या करो, ओवर टाइम की जगह सेकेंड शिफ्ट इंट्रोड्यूस करो। सेकेंड शिफ्ट इंट्रोड्यूस करके यू हैव टू टेल व्हाट कि प्रॉफिट बेटर होता, और होता तो कितने से। देन सेकेंड पूछते हैं व्हाट कैपेसिटी लेवल इट वुड बी एडवांटेजियस टू द कंपनी टू चेंज फ्रॉम ओवर टाइम टू सेकेंड शिफ्ट। ओवर टाइम से सेकेंड शिफ्ट पे जाना है तो कैपेसिटी लेवल कितना होना चाहिए। देन थर्ड, दिस ईयर इट्स एस्टिमेटेड दैट देयर विल बी ऑन लास्ट ईयर्स फिगर। इस साल ये पता चलता है लास्ट ईयर के फिगर में से अभी 20% इंक्रीज होगा यूनिट सोल्ड, 10% इंक्रीज होंगे सेल्स प्राइस, 5% डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीज होगा पर यूनिट, एंड डायरेक्ट लेबर इंक्रीज होगा 0.30 पैसा पर आवर। एज्यूमिंग दैट ओवर टाइम वर्किंग वुड कंटिन्यू, ओवर टाइम वर्किंग अभी भी कंटिन्यू हो रही है, सेकेंड शिफ्ट नहीं है, उसके बाद भी आप प्रिपेयर करो एक इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बेस्ड ऑन करंट एस्टिमेट। करंट एस्टिमेट के बेसिस पे इनकम स्टेटमेंट आप कंटिन्यू करो, बनाओ। And if second shift were to be introduced with an increase in night shift allowance, और अगर सेकेंड शिफ्ट इंट्रोड्यूस करी तो नाइट शिफ्ट अलाउंस इंक्रीज होगा 6 पैसा पर डायरेक्ट लेबर आवर से, व्हाट वुड बी द सेविंग इन कॉस्ट। कॉस्ट सेविंग कितनी हो जाएगी ये बताना है। सो फर्स्ट इज, सबसे पहले तो बताना है इंस्टेड ऑफ वर्किंग ओवर टाइम हम सेकेंड शिफ्ट पे जा रहे हैं, तो सेकेंड शिफ्ट पे जाने का क्या, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेकेंड शिफ्ट ओवर टाइम वर्किंग। कंपेयर करना है हमें प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेकेंड शिफ्ट ओवर टाइम वर्किंग। तो ओवर टाइम वर्क हम अभी कितना पे करते हैं, जितना हमारा अभी ओवर टाइम का हम कितना पे करते हैं, जितना अभी वेजेस हैं कितने हैं हमारे 3.5, इतना कितना हम एक्स्ट्रा पे करते हैं, मतलब एडिशनल डबल पे किया जाता है। तो ओवर टाइम प्रीमियम कितना हो गया 3.5। 3.5 नॉर्मल है, 3.5 का डबल पे करना मतलब 7 रुपीज़ पे कर रहे हैं, इसका मतलब 3.5 तो नॉर्मल वाला है, और एंड 3.5 जो है वो ओवर टाइम प्रीमियम है। तो अभी ओवर टाइम प्रीमियम 40,000 आवर्स जो यूटिलाइज करते हैं हम ओवर टाइम में, यहाँ पे कितना है 1 लाख की तो कैपेसिटी यहाँ दे के रखिए कि 1 लाख क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट है। एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 40,000, एक्स्ट्रा कितना है 40,000 है, तो 40,000 के लिए कितना पे किया जाता है 1,40,000। अब यहाँ पे कुछ कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट जो है, सेकेंड शिफ्ट में कुछ कॉस्ट इंक्रीज होती है जो ओवर टाइम में नहीं है। सेकेंड शिफ्ट में फैक्ट्री सुपरविजन, सिक्योरिटी, नाइट शिफ्ट अलाउंस वगैरह देना होता है इतना, तो ओवर टाइम में कहीं ना कहीं एक्सेस कॉस्ट लग रही है 45,500। ओवर टाइम प्रीमियम इज मोर एज कंपेयर टू सेकेंड शिफ्ट, तो प्रॉफिट कितने से ज़्यादा हो जाएगा 45,500। अगर ओवर टाइम की जगह सेकेंड शिफ्ट होती तो 45,500 से प्रॉफिट इंक्रीमेंट हो जाता, राइट। फिर सेकंड वो क्या बोलते हैं, सेकंड उन्होंने पूछा है कैपेसिटी लेवल क्या होना चाहिए ताकि ओवर टाइम वर्किंग जो हो रही है उसका एडवांटेज हो। कैपेसिटी लेवल एट विच इट वुड बी एडवांटेजियस टू चेंज फ्रॉम ओवर टाइम टू सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट में हम कब जाएंगे तो ये देखना है हमें। तो सबसे पहले ओवर टाइम में हम कितना पे करते हैं, 3.5 पे करते हैं, और हमें नहीं पता अभी हमारा सेकेंड कैपेसिटी लेवल कितना होना चाहिए। कैपेसिटी लेवल मतलब हमारे आर्स कितने होने चाहिए। तो हम मानते हैं कि लेट एम बी द कैपेसिटी लेवल, 1 लाख के ऊपर हमारा जो कैपेसिटी लेवल है वो कितना होना चाहिए अभी नहीं पता, तो हमने उसे एम माना है, ठीक है। 1 लाख तो हमारे पास अवेलेबल है, हम कब सेकेंड शिफ्ट पे जाना चाहेंगे, तब जाएंगे जब सेकेंड शिफ्ट में जितना हम खर्चा वगैरह कर रहे हैं उसके ऊपर हमें कुछ एडवांटेज मिले, ठीक है।
तो यहाँ पे हम ब्रेक इवन निकाल लेते हैं, इन डिफरेंस निकाल लेते हैं कि इन डिफरेंस इतना जो आउटपुट है, इस आउटपुट पे चाहे मैं सेकंड शिफ्ट पे रहूँ या ओवर टाइम पे रहूँ, आई एम इनडिफरेंट। तो मुझे पता चल जाएगा उससे आगे अगर जाऊंगी मैं तो वहाँ पे क्या होगा, इससे आगे जाने पे मुझे बेनिफिशियल रहेगा कि मैं सेकंड शिफ्ट करूँ। तो यहाँ पे अभी 3.5 दे रहे, मुझे नहीं पता अभी कि आर्स कितने होने चाहिए, ओवर 1 लाख, तो आई अज्यूम इट टू बी 1 M। फिर यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में 30,000 लगता है, सुपरवाइजरी का 40,500 लगता है, और ये है नाइट शिफ्ट अलाउंस जो आर्स बेसिस पे लगता है। इन दोनों को इक्वेट किया, मैंने निकाल लिया कि मेरे आर्स कितने होने चाहिए। यहाँ पे मैं इनडिफरेंट हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सेकंड शिफ्ट में रहूँ या फिर मैं क्या करूँ, ओवर टाइम पे कर रही हूँ। सो दस द कैपेसिटी लेवल, इसलिए कैपेसिटी लेवल अगर यहाँ होगा, इतना होगा डायरेक्ट लेबर आवर्स का, एंड अबाउ इट और इससे ज़्यादा होगा, तो ये एडवांटेजेस है कि हम सेकंड शिफ्ट पे जाएं, या तो इतना हो या इससे ज़्यादा हो। इतना हो तो भी हम इंडिफरेंट है, और इससे ज़्यादा होगा तो बेनिफिशियल है कि हम किस पे जाएंगे, सेकंड शिफ्ट पे जाएंगे। ठीक है। फिर थर्ड आता है इनकम स्टेटमेंट बनाना है कि अगर हम ओवर टाइम कंटिन्यू करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट क्या होगा, और अगर हम सेकेंड शिफ्ट की वर्किंग लाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं हम। इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, पहले 7 लाख यूनिट्स थे, पहले कितने थे, 7 लाख यूनिट्स, कितने, 7 लाख। अब यूनिट्स कितने हो जाएंगे, अब जो हमारे यूनिट्स हैं वो यूनिट्स कितने हो जाएंगे, तो हम पहले वो क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो कहाँ है, ये रहा। अगर ओवर टाइम कंटिन्यू होता है, अभी क्या होता है, अगर ओवर टाइम कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है, तो ओवर टाइम कंटिन्यू करने पे यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओवर टाइम अगर अब हम कंटिन्यू करते हैं तो यूनिट्स कितने क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो लेट अस सी, अब यहाँ पे क्या दिया है, अगर हम ओवर टाइम कंटिन्यू करते हैं तो थर्ड वाले में दिया है कि सेल्स आपकी इंक्रीज होगी, सेलिंग प्राइस कुछ डिक्रीज होगा। क्या क्या दिया है हम देख लेते हैं एक बार। तो हेयर इट हैज़ गिवन कि 20% इंक्रीज होगा यूनिट्स में, 5% सेल्स प्राइस इंक्रीज होंगे, 10% इंक्रीज होंगे सेल्स प्राइस, फिर उसके बाद 5% डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीज होगा, डायरेक्ट लेबर जो है 30 पैसे से इंक्रीज होगा। तो वही सारा इंक्रीमेंट किया है, यूनिट्स को इंक्रीज कर दिया, सेल्स प्राइस को इंक्रीज कर दिया, फिर डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल अकॉर्डिंगली 8,40,000 के अकॉर्डिंग ही अब आएगा। डायरेक्ट लेबर है, इसे क्या करना है, डायरेक्ट लेबर को 30 पैसे से इंक्रीज करना है। डायरेक्ट लेबर को कितने से करना है, 30 पैसे से इंक्रीज करना है। अभी डायरेक्ट लेबर कितना है, 3 रुपीज़ 50 पैसा, जो हो जाएगा 3 रुपीज़ 80 पैसा, राइट। तो यहाँ पे अब आर्स कितने लगेंगे, 7 लाख यूनिट्स बनती हैं तो 1,40,000 आवर्स होते हैं। तो 8,40,000 पे कितने आवर्स, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि जब 7 लाख यूनिट्स थे तो 1.40 आवर्स था, तो 8.40 आवर्स पे कितना, तो 1.40 डिवाइड बाय 7 इंटू 8.4, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट लेबर। ओवर टाइम कितना हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, 1,40,000 डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 8,40,000, इट विल गिव 1,68,000। तो 1 लाख ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट आवर्स अवेलेबल है, तो 68,000 आपके ओवर टाइम हो जाएंगे, और ओवर टाइम पे होता है एग्जैक्टली नॉर्मल रेट से डबल, तो प्रीमियम हो गया 3.8। मिसलेनियस भी इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपकी मार्जिन आ जाएगी, फिक्स्ड एक्सपेंस वही रहेंगे, दिस विल बी द नेट इनकम। इसके बाद आता है अगर हम सेकेंड शिफ्ट पे जाएंगे, तो सेकेंड शिफ्ट पे जाने में क्या होगा, आपको अब ओवर टाइम प्रीमियम कितना, इतना पे करना होगा, क्योंकि यूनिट्स बढ़ा दिए हैं, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स बढ़ गया है, तो ओवर टाइम प्रीमियम इतना पे होगा। फैक्ट्री सुपरवाइजरी कॉस्ट वही रहेगी 30,000, एंड इसके बाद आपको जो सिक्योरिटी के लिए बोला है इतना रहेगा, और नाइट शिफ्ट अलाउंस आपका इतने से बढ़ जाएगा,
तो सेविंग इन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अब सेविंग इन कॉस्ट होगी 1,43,020. So this is the way you have to solve your question number 64, and question number 65 we have already done with. 65 हमने ऑलरेडी कर लिया. अब हम आते हैं 66, दैट इज शट डाउन और कंटिन्यू. शट डाउन और कंटिन्यू के ऊपर, तो ये भी बहुत इजी सा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें, तो इसके भी हम लोग कर लेते हैं. Now continuing with the decision of shutdown or continue. शटडाउन कंटिन्यू के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे ऐसा होगा कि कोई ऑफ सीज़न आ गया. ऑफ सीज़न में क्या है, हमारे वो प्रोडक्ट इतने ज़्यादा सेल नहीं होते हैं, तो हम क्या करें, उस यूनिट को अभी शट डाउन करें या कंटिन्यू करें. शट डाउन करेंगे, रीस्टार्ट करने में बहुत सारी कॉस्ट लग सकती है एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यू. कंटिन्यू करेंगे, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह लगती रहेंगी, तो हमें कंपेयर करना होगा यहाँ पे कि शट डाउन करने में हमें कॉस्ट कम लग रही है या फिर कंटिन्यू करने में कॉस्ट कम लग रही है. फिर एक आपको आएगा इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने को, कि आप इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कीजिए कि कहाँ पे आप शट डाउन, किस आउटपुट पे शट डाउन या फिर आपका जो कंटिन्यू करना है, आपके लिए कोई भी ऑप्शन लो, कोई डिफरेंस नहीं होगा. इंडिफरेंस पॉइंट भी कैलकुलेट करने को आ सकते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 66. ये जो क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 में क्या है, पेंट लिमिटेड 2 लाख टिन्स ऑफ पेंट एट नॉर्मल कैपेसिटी. मैन्युफैक्चर करते हैं 2 लाख टिन्स, नॉर्मल कैपेसिटी उनकी 2 लाख की है. ये इनकर करते हैं फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 7.8 है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 7.8, डायरेक्ट लेबर कितना है 2.10, ₹2.5 वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड है, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट. प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है पर यूनिट, इतना है. ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर 21. हर यूनिट को कितने में सेल किया जाता है, 21 रुपीज़ में सेल किया जाता है हर यूनिट को, विथ एन एडिशनल वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड एट 0.60 पैसा. यहाँ पे क्या है, हर यूनिट 21 रुपये में सेल होती है, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 60 पैसा लगता है. अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता दी, सेलिंग ओवरहेड बता दिया, सेल्स प्राइस क्या हो गई ये बता दिया. During next quarter, only 10,000 यूनिट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. अब नेक्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 10,000 यूनिट को सेल कर पाओगे, प्रोड्यूस कर पाओगे. मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम शट डाउन कर देते हैं प्लांट को, एस्टिमेट करते हुए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड टू 74,000. इफ वी शट डाउन दिस मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड, ये जो मैन्युफैक्चरिंग की फिक्स्ड कॉस्ट है वो हो जाएगी कितनी, 74,000. When plant is operating, fixed overhead are incurred at a uniform rate throughout the year. जब ऑपरेटिंग होता है throughout the year, यूनिफॉर्म रेट से फिक्स्ड ओवरहेड इनकर किए जाते हैं. एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन फॉर क्वार्टर. एडिशनल कॉस्ट जो शटडाउन की, शटडाउन करने में भी थोड़ी बहुत कॉस्ट लग जाएगी, दैट विल बी 14,000. एडवाइस करो क्या ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, शटडाउन करना या फिर ऑपरेट करना, एंड कैलकुलेट करो वो शटडाउन पॉइंट फॉर द क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ नंबरिंग यूनिट्स. कितने आउटपुट पे हमें क्या करना चाहिए, शटडाउन कर देना चाहिए. तो सबसे पहले देखते हैं क्या इकोनॉमिकल होगा, व्हाट वुड बी मोर इकोनॉमिकल फॉर अस. अगर हमने क्या किया, सबसे पहले देखते हैं लॉस किस में कम होगा. लॉस तो दोनों में कहीं ना कहीं होना है, लेकिन कम लॉस कहाँ होगा हम वो कैलकुलेट करते हैं. तो लॉस ऑन ऑपरेशन, जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तब कितना लॉस होगा. तो फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम है, 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 लाख यूनिट्स इंटू 4 पर यूनिट. हाउ इट इज 2 लाख यूनिट, यहाँ दिया है 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो इनकर होगी ही होगी. देखो वेरिएबल तब इनकर होती है जब हमारा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन नहीं हुआ वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी, पर फिक्स तो आएगी. फिक्स्ड पर एनम होती है 8 लाख, तो एक क्वार्टर के लिए मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई, 2 लाख रुपीज़.
दिस इज द 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ हमारा कॉस्ट है। अब इसमें कुछ रिकवरी कर लेंगे हम। कैसे रिकवरी कर लेंगे? कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन ऑन ऑपरेशन। जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करके 10,000 यूनिट सेल कर पाएंगे, तो ये जो 10,000 यूनिट सेल होगी, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो दैट इज 8 रुपीज़। तो 80,000 तो हम रिकवर करेंगे, लेकिन लॉस होगा 1,20,000। लेकिन शट डाउन कर दिया, तो शट डाउन करने पे फिक्स्ड कॉस्ट जो अवॉइड की ही नहीं जा सकती, दैट इज 74,000, एंड शट डाउन करने के लिए कुछ और एक्सपेंस लगेंगे, तो दैट विल बी 88,000। इसका मतलब शट डाउन करने में कम लॉसेज है एज कंपेयर टू द लॉसेज दैट वी इनकर व्हेन वी कंटिन्यू। So here conclusion is it's better to shut down and save rupees 32,000. देन कौन से शट डाउन पॉइंट, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे हमें ऐसा समझना है कि शट डाउन कर देना चाहिए? तो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? जो फिक्स्ड कॉस्ट क्लियरली अवॉइड की जा सकती थी, फिक्स्ड कॉस्ट जो क्या कर सकते थे, हम अवॉइड कर सकते थे। तो ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? वो 2 लाख रुपीज़ की थी, जिसमें 88,000 का कॉस्टिंग कहाँ से आता है? 88,000 आपका आता है जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 2 लाख एनी हाउ आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती, उसमें से 88,000 का लॉस आप हटा दो, जो जस्ट बिकॉज आपने क्या किया, शट डाउन पे चले गए हैं, तो आप वहाँ पे आ गए। इसको डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, दिस इज 14,000। 14,000 आपका शट डाउन पॉइंट है। शट डाउन पॉइंट कितना है? 14,000 यूनिट्स। सो दिस इज द शट डाउन पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे? शट डाउन पॉइंट। कि इस पॉइंट पे हमें क्या कर देना चाहिए? वी शुड शट डाउन, क्योंकि ऐसी कॉस्ट जो अवॉइड की जा सकती थी पर हम अवॉइड नहीं किए हैं, तो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट ये है, पर यूनिट इतना है, तो 14,000 यूनिट्स यहाँ पे आपके कैलकुलेट हो जाते हैं। नाउ कवरिंग क्वेश्चन नंबर 67। 67 देखते हैं। 67 में क्या दिया है? 67 में भी है जी लिमिटेड। कौन सी लिमिटेड है? जी लिमिटेड है। जी लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल करती है 95,000 यूनिट्स ऑफ एक्स इन अ ईयर एट 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी। राइट नाउ द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 80% फॉर एक्स। जी लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल 95,000 यूनिट, सेल करता है, प्रोड्यूस करता है 95,000 यूनिट ऑफ एक्स, एंड इट इज हैविंग अ प्रोडक्शन कैपेसिटी 80%. Sales price is 8 rupees per unit. Variable cost is 75% of the sales price. Here we will get the contribution. Fixed cost is 3,50,000. Company continuously losses incur कर रही है, and fixed cost expected to reduce to 1,30,000. Fixed cost कितना expect कर रहे हैं? कि 1,30,000 पे reduce कर दी जाएगी। एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन आर एक्सपेक्टेड एट 15,000। एडिशनल कॉस्ट जो है प्लांट की, अगर हम उसे शट डाउन करते हैं तो 15,000 एक्सपेक्ट की जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 1,30,000 है रिड्यूस हो जाएगा 1,30,000 तक, मतलब ये अनअवॉइडेबल है। अवॉइडेबल हट गया, ठीक है, 3,50,000 में से 1,30,000 अनअवॉइडेबल है। यहाँ पे ये लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कंटिन्यू करो या नहीं करो। तो अब देखते हैं क्या बेटर है, शट डाउन करना और किस कैपेसिटी लेवल पे शट डाउन करना चाहिए, सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो वी विल सेल 95,000 यूनिट्स। कितने में सेल होंगे? 8 रुपीज़ में सेल होंगे। इन शॉर्ट दे आर कैलकुलेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट जो कंटिन्यू करते हैं तो 3,50,000 होता है, तो ऑपरेटिंग लॉस होगा 1,60,000। बट कंटिन्यू नहीं करते तो 130 का तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, और 15,000 एक्स्ट्रा लगेगा फॉर शट डाउन। शट डाउन के लिए 15,000 की कॉस्ट है, मतलब 1,45,000। तो बेटर है क्या? लॉसेस ज़्यादा कहाँ है कंटिन्यू करने में, तो इट्स बेटर टू शट डाउन। शट डाउन किस पॉइंट पे करेंगे? तो शट डाउन करेंगे अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट ले लो, तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ले लो, सॉरी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है? 3,50,000, जिसमें से 1,45,000 का लॉस आप हटा दो।
अब आपकी बच जाएगी क्या, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे आपकी क्या बच जाएगी, सॉरी, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे। इसमें से आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है, तो दिस विल बी योर यूनिट्स। ये आपकी क्या आ जाएंगी, यूनिट्स आ जाएंगी, जिस पे आपको क्या करना चाहिए, इतने यूनिट्स पे शट डाउन कर देना चाहिए। इतने यूनिट्स पे क्या कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये जो शट डाउन पॉइंट है इसे थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोलिए, व्हाट इज द कैपेसिटी लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शटडाउन। प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल निकालना है यहाँ पे, तो कैपेसिटी लेवल निकाल लेते हैं। 95,000 80% पे है तो 100% कैपेसिटी इतनी। तो यहाँ पे अब आप कैलकुलेट कर लो, जब इतने का प्रोडक्शन हो रहा है टोटल 100 पे, तो कैपेसिटी लेवल कितना होगा, ठीक है। अभी हम आते हैं किस पे, डायरेक्टली आते हैं हम शटडाउन पॉइंट पे, कि ये शटडाउन पॉइंट होता क्या है, ठीक है। अब ये शटडाउन पॉइंट होता क्या है, अभी हमने दोनों क्वेश्चन में समझा कि कुछ होता है शटडाउन पॉइंट। ये शटडाउन पॉइंट क्या है, बेसिकली इंडिफरेंस पॉइंट है। बेसिकली इंडिफरेंस पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो कि इस पॉइंट पे आपको एनीवेज या तो शट डाउन कर देना चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखते हैं, ये वाला पहले क्वेश्चन था, इसमें क्या हुआ, अगर मैं कहती हूँ कि इफ़ आई कंटिन्यू, ठीक है, अगर हम कंटिन्यू करते हैं, अगर हम शट डाउन करते हैं, शट डाउन करेंगे 88,000 का लॉस होगा। मैं बोल रही हूँ 88,000 का लॉस, ये जो है किस पॉइंट पे ऐसा होगा कि चाहे शट डाउन करो चाहे कंटिन्यू करो एक ही बात पड़ जाए, वेदर टू कंटिन्यू वेदर टू शट डाउन एक ही बात पड़ जाए। तो देखो अगर कंटिन्यू किया तो 2 लाख रुपीज़ का फिक्स्ड कॉस्ट लगना इज़ कंपलसरी। इसमें से हम कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ तो निकाल लेंगे ना, आई डोंट नो कि वो यूनिट्स कितनी होंगी जिस पे आई वुड बी इनडिफरेंट, मतलब मेरा शट डाउन पॉइंट क्या होगा। तो आई कैन कैलकुलेट ओवर हेयर, तो यहाँ जब मैं पूरा ये इक्वेशन को इक्वेट कर देती हूँ कि इसकी लॉस और इसके लॉस सेम होने चाहिए एक पॉइंट पे, तो वो पॉइंट निकालने के लिए मैंने इसको इक्वेट किया। तो यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं क्या बन जाएगी, जो इक्वेशन ऐसी ही आएगी आपकी, डिवाइड बाय 8। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको यही करना है कि 3,50,000 कंटिन्यू करोगे, 3,50,000 लगेगा ही लगेगा। इसमें आई डोंट नो हम कितना क्या कर पाएंगे, कंट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे, कितने यूनिट्स पे कंट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे। तो हम देख लेते हैं 3,50,000 माइनस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 2x का है, इक्वल्स टू 1,40,000 इफ़ आई शट डाउन। तो वही यहाँ पे आपने क्या कर लिया, फॉर्मूला आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, जहाँ पे इस पॉइंट पे चाहे शट डाउन करो या फिर आप कंटिन्यू करो, देयर वुड बी नो डिफरेंस, देयर वुड बी नो डिफरेंस, ठीक है। Now this is what again a question that relate to shutdown. Shutdown indifference से related है I think question. Let me see. Yes, वही question है, shutdown वगैरह से relate करता है. So you can do it by your own. And if you have any sort of doubt, you can ask me through the comment. So 68 would be the homework. ठीक है, इट्स ईजी, सिमिलर है, या फिर एक काम करती हूँ करवा ही देती हूँ, छोड़ो। इफ मूनलाइट लिमिटेड ऑपरेट्स इट्स प्लांट एट नॉर्मल कैपेसिटी प्रोड्यूसेस 2 लाख यूनिट्स। मूनलाइट अगर नॉर्मल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करते हैं तो 2 लाख यूनिट वो लोग बना लेते हैं, ठीक है। यूनिट कॉस्ट क्या दे के रखिए नॉर्मल कैपेसिटी के लिए, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 65 रुपीज़, लेबर 30, वेरिएबल ओवरहेड 33, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड 7 है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रिप्रेजेंट कंपनसेशन टू हाईली स्किल्ड वर्कर। यहाँ पे ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये कंपनसेशन किनको जाता है, स्किल्ड लेबर को, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। कंपनी के नॉट अफोर्ड टू लूज देम, परमानेंट है, इसका मतलब कंटिन्यू करो नहीं करो इनकी कॉस्ट, इनकी सैलरी जाएगी, क्योंकि कंपनी इन्हें लूज आउट नहीं कर सकती। 1 लेबर आवर इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 यूनिट, एक यूनिट के लिए 1 आवर की ज़रूरत पड़ती है।
कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करता है 200 रुपीज़ में, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 16 है। कंपनी एस्टिमेट करता है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल कैपेसिटी पे काम नहीं हो पाएगा, तो क्या करे, क्या शट डाउन कर दे 1 साल के लिए। अगर शट डाउन किया तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने पे हो जाएंगे, 1,25,000 पे आ जाएंगे। ये जो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड है वो हो जाएंगे 1,25,000 तक पहुंच जाएंगे। The overhead costs are incurred at a uniform rate throughout the year. It's estimated that additional cost of shutting down will be 50,000 और शट डाउन करने के लिए एडिशनल कॉस्ट होगी 50,000 और रीओपन करने के लिए फिर से 1,00,000 रुपीज़ लग जाएंगे। रीओपन करने के लिए फिर से क्या लगेंगे, 1,00,000 रुपीज़ लगेंगे। शट डाउन करने का 50,000 अलग से लगेगा। और अगर हम क्या करते हैं, शट डाउन करते भी हैं तो भी फिक्स्ड कॉस्ट 1,25,000 आएगी। कैलकुलेट करो मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा ऑपरेट करना टू ऑपरेट द प्लांट नेक्स्ट ईयर इफ 50% लेबर आवर्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन एनी अदर वर्क। अगर ये बताओ मिनिमम लेवल पे किस पे हम ऑपरेट कर सकते हैं, व्हाट इज द मिनिमम लेवल एट विच ऑपरेशन हो सकता है अगर क्या होगा, 50% लेबर आवर्स यूटिलाइज हो सकते हैं किसी और एक्टिविटी के लिए। लेबर आवर का 50% हम कहीं और यूटिलाइज करके वहाँ से पैसा कमा लेंगे। कितना कमा लेंगे, 40 रुपीज़ पर लेबर आवर हम अर्न कर लेंगे। और बची हुई कैपेसिटी को हम क्या कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन कर ले कि हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो जाए। एडिशनल एक्टिविटी विल रिलेट टू अ जॉब विच विल बी ऑफलोडेड बाय सिस्टर कंपनी ओनली इफ द कंपनी। और ये जो एडिशनल एक्टिविटी है, ये एडिशनल एक्टिविटी सिर्फ तब करने को मिलेगी जब आप शट डाउन करेंगे तो ये एडिशनल एक्टिविटी आपको करने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, मिनिमम लेवल क्या होगा जिस पे काम करना है। अगर 50% लेबर्स को हम कहीं और यूज़ करके 40 रुपीज़ कमा सकते हैं, और साथ में ये तभी अपॉर्चुनिटी आएगी दूसरी जॉब की अगर आप शट डाउन करना पसंद करते हैं तो। ठीक है, तो हमें इसका मतलब क्या चाहिए, सबसे पहले तो मिनिमम लेवल जिस पे शट डाउन हो सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं, इंडिफरेंस पॉइंट। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें अगर इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है तो वी नीड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वी कैन कैलकुलेट बाय सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 86। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लेबर को क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो इररेलेवेंट है, परमानेंट नेचर। आप कंटिन्यू करो, शट डाउन करो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर इररेलेवेंट है और फिक्स्ड वाले तो हम लेते ही नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर परमानेंट आपको दे के रखा है, तो इसलिए वो फिक्स्ड भी है, इररेलेवेंट है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, सेविंग एंड अर्निंग इफ प्लांट इज शट डाउन। अगर प्लांट शट डाउन कर देते हैं तो क्या सेविंग होगी, क्या अर्निंग होगी। अभी 14 लाख कहाँ से आया, ये 14 लाख क्या है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड 7 रुपीज़ पर यूनिट आता है, और ये है 2 लाख यूनिट्स, मतलब 14 लाख लगता, जो अब आ गया है 1,25,000 पे, मतलब 12,75,000 की सेविंग है अगर शट डाउन होता है। अगर शट डाउन क्या है होता है और शट डाउन किया तो 50% आवर्स कहीं और यूज़ हो पाएंगे और उससे 40 रुपीज़ हम अर्न कर पाएंगे। ठीक है, और शट डाउन करने के लिए जो कॉस्ट है 50,000 है, और रीओपन की कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज़। इन शॉर्ट टोटल 51,25,000 का हमें बेनिफिट है, सेविंग है। तो बट ऑब्वियस शट डाउन करना ज़्यादा सही रहेगा। इनडिफरेंस पॉइंट है, तो इनडिफरेंस पॉइंट फिर से हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वही किया कि फ़िक्स्ड कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी, कितनी सेविंग हुई है। जो हम करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू करती तो मेरे फ़िक्स्ड कॉस्ट कितना आता, अगर कंटिन्यू नहीं किया है तो शट डाउन करने की कॉस्ट वगैरह कितनी होती है, हम ये सारी चीज़ें ही कैलकुलेट करते। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इनडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, दिस डिवाइडेड बाय
कंट्रीब्यूशन, तो ये वही चीज़ है, बस उन्होंने इक्वेशन में लिखने की जगह डायरेक्टली ये जो प्लस माइनस किया है सेविंग्स वगैरह देख के उन्होंने डायरेक्टली इसको इधर डिवाइड कर दिया। तो मिनिमम आपका इंडिफरेंस पॉइंट लेवल है 59,593। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 68। कंटिन्यू करें नहीं करें उससे रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 अगेन एन इजी क्वेश्चन, जिसमें ये सी को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और सी को ये जब डिसकंटिन्यू करते हैं वो बोल रहे हैं बताओ क्या ये जो सी को डिसकंटिन्यू किया गया ठीक किया है हमने, क्या ठीक किया सी को डिसकंटिन्यू करके। क्यों सी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लॉसेस दिख रहे हैं। वो बोलते हैं रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर 90% ऑफ नॉर्मल रेट। रेट जो है वेरिएबल कॉस्ट का, दिस इज 90% ऑफ नॉर्मल रेट ड्यू टू द करंट वॉल्यूम। अभी जो करंट वॉल्यूम है उसमें क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जितनी नॉर्मल लगती थी उससे 90% मतलब 10% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर वॉल्यूम कम हुआ तो रेट क्या होंगे, 100% मतलब नॉर्मल रेट्स पे आ जाएंगे। अभी ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, जस्ट बिकॉज इतना वॉल्यूम हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें चीज़ें 10% डिस्काउंट पे मिल रही है, इसका मतलब 90% में मिल रही है। पर यही चीज़ वापस 100 पे चली जाएगी अगर हमने डिसकंटिन्यू कर दिया इसको, क्योंकि वॉल्यूम अफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन जो फैसिलिटी रियलाइज होगी सी को डिसकंटिन्यू करके वो कहीं और यूज़ भी नहीं हो सकती, कहीं और हम इसे क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो बताओ सी को डिसकंटिन्यू करना कितना सही होगा, सी का डिसकंटिन्यूशन कितना सही होगा। सबसे पहले सी को डिसकंटिन्यू करके क्या सेविंग हो रही है, तो ये देखो सी को अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट में हमें क्या मिलेगी, सेविंग मिलेगी। अगर हमने क्या किया, हमने सी को डिसकंटिन्यू किया तो फिक्स्ड कॉस्ट की सेविंग कितने की होगी, 4,14,000 की फिक्स्ड कॉस्ट की सेविंग होगी। ठीक है, लेकिन इस सेविंग के चक्कर में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट जो यहाँ लग रही है अब ये 90% थी जो हो जाएगी 100% पे, जो चली जाएगी कितने पे, 100% पे। तो सबसे पहले इसका 100% निकालो, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो 207,000 डिवाइड बाय 9t। ठीक है, इसका 90% मतलब 100 निकल जाएगा और उसका 10% कैलकुलेट करोगे मतलब कितनी कॉस्ट इंक्रीज होगी, यहाँ पे ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, फिर एक और चीज़, जब सी डिसकंटिन्यू होगा तो ये कंट्रीब्यूशन लॉस भी तो होगा, ये कंट्रीब्यूशन भी आपको नहीं मिलेगा, तो एक कंट्रीब्यूशन लॉस होगा और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी और सेविंग होगी आपके फिक्स्ड कॉस्ट में। तो देख लेते हैं, ये सेविंग है फिक्स्ड कॉस्ट की, ये कंट्रीब्यूशन लॉस है, ये वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज है। सेविंग इतने की है पर कॉस्ट इतने से इंक्रीज हो रही है, मतलब लॉस है। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि सी को डिसकंटिन्यू करना बेनिफिशियल नहीं है, सी का डिसकंटिन्यूएशन इज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल। सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन फॉर टुडे। 69 तक हमने किया, कल हमारा 70 से लेके मोस्ट प्रोबेबली 5 क्वेश्चन और होंगे। 71, 72 या फिर 72, 73 सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे अब 6 क्वेश्चन बच जाते हैं। दिस विल कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 2, सो जस्ट टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। Okay, so stay positive, make cumulative revision, make summary note and study hard. Stay safe.